आरफा खानम शेरवानी। ये कार्यक्रम देखने से पहले मैं चाहती हूँ आप मेरी इस अपील को सुनें। पिछले सालों में लगातार मैं और द वायर आप तक तमाम वो खबरें लाते रहे जो दरबारी सरकारी मीडिया ने दबाई वो खबरें। लेकिन आज हम जिस तरह के दबावों से दो चार हो रहे हैं, जिस तरह के ख़तरे से गुजर रहे हैं, ऐसे में हम चाहते हैं कि आप हमारी मदद करें, आर्थिक रूप से आप हमें सहयोग दें। और ये काम बहुत मुश्किल नहीं है। आप ये काम सिर्फ अगर 89 रुपये महीना भी देते हैं तो आप वायर के मेंबर बन सकते हैं, क्योंकि आपका जो हक है वो है आज़ाद पत्रकारिता। और आज़ाद पत्रकारिता हम करते रहें, द वायर करता रहे, मैं करती रहूं, इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप सहयोग दें। आज ही आप मेंबर बनिए द वायर। बाबा साहब ने कहा था कि मुझे वो लोग अच्छे लगते हैं जो पहले भी भारतीय हैं और अंत में भी भारतीय हैं। अमृत महोत्सव मना रही है आजादी का, लेकिन कैसा ये अमृत महोत्सव मैं कैसे मना लूं? मूंछ रखने पर मेरे समाज के युवाओं की हत्या हो रही है, घड़ा छू लेने पर मेरे समाज के बच्चों की हत्या हो रही है, मंदिर प्रवेश पर मूर्ति छू लेने पर मेरे समाज की हत्या हो रही है, हमारी बहन बेटियों की बलात्कार करके हत्या हो रही है। तो मैं ऐसे मंत्री की कुर्सी पे क्या करूं अगर मैं उनकी हक और अधिकार की लड़ाई को नहीं लड़ सकता? मैं तो कहता हूं ऐसे अच्छे दिन किसी के ना आए जितने बुरे दिन देश के लोगों के लेके आए हैं। इसलिए बहुजन समाज के लोग 110 करोड़ है 135 करोड़ में से, उस 110 करोड़ में से आने वाले 5-6 साल के अंदर आप देखिएगा आधी आबादी बौद्ध बनेगी तो कौन अल्पमत में रहेगा, कोई कौन बहुमत में रहेगा। तो मैं तो देश के लोगों से, तमाम राजनीतिक पार्टियों से कहना चाहता हूँ, या तो वो जाति खत्म करने के लिए, जाति उन्मूलन के लिए सामने आए। अगर वो जाति उन्मूलन के लिए सामने नहीं आए तो फिर वो इस बात के लिए तैयार रहे कि भारत चला है बुद्ध की ओर। इसीलिए मैंने ये रिजाइन भी किया है, क्योंकि कुर्सी पर रह के लड़ाई को उस दिशा में तेजी से पहुंचाना थोड़ा मुश्किल होता है। अब शायद मैं इस लड़ाई को सही दिशा में पहुंचा पाऊंगा। नमस्कार, द वायर में आपका स्वागत है। मैं हूं आरफा खानम शेरवानी। दिल्ली की राजनीति में पिछले कुछ दिनों में काफी तब्दीलियां आई हैं। फिलहाल मेरे साथ जो खास मेहमान मौजूद हैं, राजेंद्र पाल गौतम। ये दिल्ली का, मैं कहूंगी, या देश का जाना माना चेहरा है और पिछले कुछ दिनों में जिस तरह से सुर्खियों में आए, फिलहाल अभी तक कुछ दिनों पहले तक मंत्री हुआ करते थे दिल्ली सरकार में, और अब वो अपनी ही जगह अपने आने वाले व्यक्ति को शपथ ग्रहण समारोह में वहां गए, उनको शुभकामनाएं देकर वापस आए हैं। राजेंद्र पाल गौतम जी की जगह राजकुमार आनंद, आम आदमी पार्टी के एमएलए, वो उनकी जगह मंत्री बन गए हैं। अब ये पूरा जो विवाद हुआ पिछले कुछ दिनों में, उसका अंदाजा आपको रहा होगा, लेकिन फिर भी आपको मैं बताऊं कि किस तरीके से राजेंद्र पाल गौतम, जो कि मैंने कहा आपको कि जो दिल्ली और जो देश की राजनीति है उसमें एक जाना माना चेहरा है, इसके अलावा एक बहुत ही लोकप्रिय दलित चेहरा है दिल्ली की राजनीति की। और इसीलिए 2016 से लेकर अब तक वो दिल्ली सरकार में, सरकारें बदलती गई लेकिन वो नहीं बदले और मंत्री रहे अब तक। लेकिन अचानक ऐसा भूचाल आया जिसकी वजह से मैं कहूंगी कि केजरीवाल को, अरविंद केजरीवाल को, दिल्ली सरकार को उन्हें कुर्बान करना पड़ा, उनकी जगह दूसरे चेहरे को लाना पड़ा। आज ही ये शपथ ग्रहण समारोह हुआ है, आज ही उनकी जगह पे दूसरा व्यक्ति आया है। अभी की बात है 2 हफ्ते पहले की, जब राजेंद्र पाल गौतम जी, जो हम जानते हैं कि किस तरीके से जो अम्बेडकर भी, बाबा भीमराव अम्बेडकर की जो 22 प्रतिज्ञाएं हैं उनको दोहरा रहे थे, और वहीं पर जो ये कार्यक्रम हो रहा था, इस कार्यक्रम में करीब 10,000 जो हिंदू धर्म के मानने वाले लोग हैं, उन्होंने अपना धर्म त्याग कर और उन्होंने बौद्ध धर्म अपना लिया। उसमें राजेंद्र पाल गौतम जी भी मौजूद थे। उनके पर आरोप ये लगाया गया कि उन्होंने हिंदू देवी देवताओं के बारे में जिस तरह की बातें कही या जो त्यागने का उन्होंने जिक्र किया, वो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। भाजपा ने इस पर विवाद किया और अरविंद केजरीवाल ने बेहतर समझा कि इन विवाद से दूर होकर इस चेहरे को कुर्बान कर दिया जाए। आपको इस बात का भी अंदाजा है कि किस तरीके से ये जो पूरा कार्यक्रम होता है अशोक विजयदशमी का, अंबेडकर भवन के झंडे वालान में, अंबेडकर भवन में एक कार्यक्रम होता है, जहां मैं आपको बताया कि फिलहाल इस साल 10,000 हिंदू शामिल हुए थे। 1956 में यही काम भारत के जो संविधान निर्माताओं में से एक, भारत के पहले कानून मंत्री डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किया। उसी काम को दोहराने के लिए एक मंत्री को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा। आज की राजनीति में ये किस बात को इंगित करता है, ये हम जानने की कोशिश करेंगे, खासकर एक ऐसे दौर में जहां आप धड़ल्ले से सरेआम जो हिंदू, जो संतों के कपड़े पहने हुए लोग, भगवा पहने हुए लोग, सीधे तौर पर लाखों मुसलमानों की हत्याओं और नरसंहार की सीधे तौर पर मैं कहूंगी घोषणा कर सकते हैं। उनके साथ कुछ नहीं होता, बल्कि उनका बेहतर राजनीतिक करियर हो सकता है। लेकिन अंबेडकर की प्रतिज्ञाओं को दोहराने के लिए क्या सजा मिलती है, उसके चेहरे के तौर पे हमारे सामने राजेंद्र पाल गौतम जी मौजूद है। राजेंद्र जी, कैसा महसूस हो रहा है आज आपको? अब आधिकारिक तौर पर आपकी कुर्सी पर कोई और व्यक्ति बैठा है। नहीं, कुर्सी कभी किसी की परमानेंट नहीं होती, और मैं सच बताऊं तो मैं बहुत बेहतर, बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ। रादर मैं बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ कि एक समय था जब डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने 1951 में संसद के अंदर हिंदू कोड बिल लेकर आए। क्या था वो हिंदू कोड बिल? वो भारत की महिलाओं को
जिनको पति की डेथ के बाद दूसरी शादी करने का हक नहीं था, पति कितना ही जालिम और क्रूर क्यों न हो, तलाक लेने का हक नहीं था, पति पिता की संपत्ति में हक नहीं था, पति अगर छोड़ दे तो गुजारा भत्ता लेने का हक नहीं था, अगर बच्चे नहीं होते तो बच्चे गोद लेने का हक नहीं था। तो भारत की महिलाओं के लिए डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर 1951 में भारत की संसद में हिंदू कोड बिल लेकर आए, लेकिन पूरी की पूरी संसद उनके खिलाफ हो गई। उन्होंने कहा कि ये बिल हिंदू धर्म पर हमला है। तो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने सोचा कि अगर मैं भारत की महिलाओं को उनके हक और अधिकार नहीं दिलवा सकता तो मुझे कानून मंत्री बने रहने का कोई हक नहीं है। और उन्होंने कानून मंत्री की पद से तुरंत इस्तीफा दिया और उस लड़ाई को आगे लड़ा। और 1952 के चुनाव के बाद जब दोबारा नेहरू सरकार बनी तो उन्होंने वो सारा हिंदू कोड बिल को 4 भागों में बांटकर वो कानून पास हुआ और भारत की महिलाओं को अधिकार मिले। मैं आज उसी तरह के गौरव की अनुभूति कर रहा हूं जो रिजाइन करने के बाद डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर को हुई होगी। ये हर किसी को ये मौका नहीं मिलता। और कुर्सियां वैसे भी कोई परमानेंट नहीं होती, ये कुर्सियां तो आनी और जानी चीज है। महत्वपूर्ण है कि आप मानवता के लिए काम करेंगे या नहीं करेंगे, आप इंसानियत के लिए काम करेंगे या नहीं करेंगे, आप भारत को प्राथमिकता देंगे या जाति और धर्म को देंगे। तो मुझे लगता है बाबा साहब ने कहा था कि मुझे वो लोग अच्छे लगते हैं जो पहले भी भारतीय हैं और अंत में भी भारतीय हैं। मैं भी उसी कथन को मानता हूं। मैं पहले भी भारतीय हूं और अंत में भी भारतीय हूं। किसी भी धर्म को मानना न मानना ये सबका फंडामेंटल राइट है, सबका अपना व्यक्तिगत अधिकार है। और मैं बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ। जी हाँ, हाई स्पिरिट्स में आप नजर आ रहे हैं। फिलहाल आप कह रहे हैं कि आप अच्छा ही महसूस कर रहे हैं, लेकिन राजेश जी मुझे बताइए कि आपका जो पत्र है, जो रेजिग्नेशन लेटर है, उसमें आपने बाकायदा दोहराया है इस बात को कि जो आपने किया है वो कोई गलती नहीं है और इसके लिए आपको अपनी जान भी कुर्बान करनी पड़े अगर इस मकसद के लिए, तो आप देंगे। और आप अभी भी इस तरह की बात करें। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, जब गलती ही नहीं हुई तो इस्तीफा क्यों हुआ? नहीं, एक्चुअली जो रोज घटनाएं आती हैं, अब चूंकि मैं समाज में 40 साल से काम कर रहा हूं, तब मैं 14 साल का था, 9th क्लास में 1982 में। तब से नॉन स्टॉप में सोशल वर्क में काम किया। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने 1924 में समता सैनिक दल बनाया। मैं उसका राष्ट्रीय प्रधान महासचिव तक पहुंचा। और चूंकि लोग अपेक्षा करते हैं कहीं भी घटना घटती है तो मुझे लिखते हैं, और मैं जब अपने आप को असहाय पाता हूं और मैं देखता हूं कि कोई किसी भी पार्टी का कोई बड़े से बड़े नेता कोई बोलता नहीं है। हमारे लोगों की आज भी आजादी का एक तरफ सारी सरकारें 75वां वर्षगांठ मना रही हैं, अमृत महोत्सव मना रही है आजादी का, लेकिन कैसा ये अमृत महोत्सव मैं कैसे मना लूं? मूछ रखने पर मेरे समाज के युवाओं की हत्या हो रही है, घड़ा छू लेने पर मेरे समाज के बच्चों की हत्या हो रही है, मंदिर प्रवेश पर मूर्ति छू लेने पर मेरे समाज की हत्या हो रही है, हमारी बहन बेटियों की बलात्कार करके हत्या हो रही है। तो मैं ऐसे मंत्री की कुर्सी पे क्या करूं अगर मैं उनकी हक और अधिकार की लड़ाई को नहीं लड़ सकता? मुझे लगा कि मुझे अब ये सही समय, मुझे समाज की लड़ाई के लिए बाहर आना चाहिए, क्योंकि मंत्री रहते हुए आपकी कई सीमाएं होती हैं, उन सीमाओं में रह के आपको काम करना होता है। लेकिन अब वो सारी सीमाएं, मुझे लगता है मेरी अब कोई सीमा नहीं है काम करने की। और मैं पूरे देश के अंदर इतने निमंत्रण आ रहे में जा भी रहा हूँ, पूरे देश में अपने समाज के हक अधिकार की, मानवता की इस लड़ाई को लड़ने के लिए मैं संकल्पबद्ध हूँ। इसीलिए मैंने ये रिजाइन भी किया है, क्योंकि कुर्सी पर रह के लड़ाई को उस दिशा में तेजी से पहुंचाना थोड़ा मुश्किल होता है। अब शायद मैं इस लड़ाई को सही दिशा में पहुंचा पाऊंगा, क्योंकि जो बाबा साहब का सपना था उसको पूरा करना है। जी हाँ, लेकिन राजन पाल जी, क्या आपके ऊपर पार्टी की तरफ से दबाव था? क्या आपके ऊपर मुख्यमंत्री की तरफ से दबाव था? क्योंकि सीधे तौर पर जिस तरह से इसको जोड़ के देखा जा रहा है गुजरात चुनाव से, आप ही के इस पूरे जो ये घटना हुई उसके बाद अरविंद केजरीवाल जी कह रहे हैं कि वो जन्माष्टमी में पैदा हुए हैं और वो कंस के वंशजों का नाश करेंगे, इस तरह की चीजें, क्योंकि उनको एक एंटी हिंदू व्यक्ति के तौर पे दिखाया जाता है। तो एक ये डैमेज कंट्रोल की एक्सरसाइज है, तो हम साफ देख रहे हैं। लेकिन आपके मैं ये समझता हूँ, इतना दबाव मैं था ये आपके समझता ऊपर? हूँ कि ये 22 प्रतिज्ञाएं जो 5 अक्टूबर 2022 को जब मैंने बौद्ध धर्म की दीक्षा ली, तो वो 22 प्रतिज्ञाएं मैंने भी दोहराई। और यही 22 प्रतिज्ञाएं नागपुर की दीक्षा भूमि में भी उसी दिन दोहराई गई, जिसमें 2 केंद्र के मंत्री थे और वहां के पूर्व मुख्यमंत्री और प्रेजेंट के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी थे। उनका भी ये भाषण है कि बाबा साहेब ने जो बौद्ध धर्म दीक्षा ली उसमें पंचशील से और 22 प्रतिज्ञाओं से, इन 22 प्रतिज्ञाओं से देश आगे बढ़ेगा। तो मैं समझता हूं कि जिस तरह उन बातों को आधार बनाकर बीजेपी ने उसको एक घृणित रूप दिया और डिफेम करने की कोशिश की, तो मुझे मतलब अच्छा नहीं लगा। क्या आपका ये दोहरा चरित्र, एक तरफ आपके मुख्यमंत्री और 2 केंद्रीय मंत्री दीक्षा समारोह में वहीं 22 प्रतिज्ञाएं होती हैं,
और मैंने 22 प्रतिज्ञाएं दोहराई है, तो आप लोगों ने इसको मतलब एक धर्म विशेष के लोगों को आपने मतलब बरगलाने की कोशिश की, उनको भड़काने की कोशिश की। ऐसे देश नहीं चलता। देश तो विविधताओं का देश है। भारत के अंदर हर 50 किलोमीटर पर भाषा बदल जाती है, संस्कृति बदल जाती है। लेकिन मुझे राजन जी लगा कि मैं कुर्सियों से चिपक के रहने वाले व्यक्तियों में से नहीं हूँ, और मैं कोई बेरोजगार भी नहीं हूँ। मैं पेशे से वकील हूँ और बहुत अच्छी मेरी वकालत रही है। तो मैं अपने लोगों को न्याय की लड़ाई को, चूंकि वकील के तौर पे मंत्री रहते हुए नहीं लड़ सकता, उसके लिए हमें अपना लाइसेंस सरेंडर करना पड़ता, वो मैंने किया। अब मैं अपना लाइसेंस रेस्टोर करा रहा हूँ, और अब मैं अपने समाज की लड़ाई को पूरे देश के अंदर कोर्ट के अंदर भी लड़ूंगा और सड़क पर भी लड़ूंगा, और अपने विधानसभा में विधायक रहते हुए अपने समाज के मुद्दों को वहां भी बेहद मजबूती के साथ उठाऊंगा। तो बहुत मेरा अच्छी बात निर्णय है है, मुझे जी। मुझे उससे खुशी है, मुझे कोई जी इसमें हाँ। दिक्कत नहीं है। जी हाँ, लेकिन बीजेपी ने जो किया वो किया। मैं तो सिर्फ आपकी पार्टी का जिक्र करें। देखिए, बीजेपी की जो राजनीति पिछले 8 साल में है, या आरएसएस की राजनीति जो पिछले 100 साल से है, वो हमें सबको पता है, और उनसे कोई उम्मीद भी नहीं है कि वो दलितों के, आदिवासियों के, जो धार्मिक अल्पसंख्यक है उनके, या महिलाओं के अधिकारों को लेकर, वो तो सिर्फ और सिर्फ उनको कुचलने का काम करते रहे। उनकी पूरी जो राजनीति है बहुसंख्यकवाद की है। लेकिन आम आदमी पार्टी जो कहती है कि वो दलितों की, मजदूरों की, धार्मिक अल्पसंख्यकों के मसीहा है वो, ऐसे में आप जैसा लोकप्रिय चेहरा, कौन ऐसा है जो आपको नहीं जानता? और मैं ये भी समझना चाहती हूँ कि हैरानी की बात यह है कि जो हिंदुत्व की ये पूरी राजनीति है, उसके एक तरह से एक काट के तौर पर अरविंद केजरीवाल अपने को पेश कर रहे हैं। ऐसे में खुद हिंदुत्व के आगे आपको झुकते हुए नजर आए? आपको लगता है कि बाबा साहब का कद क्या हिंदुत्व के आगे छोटा पड़ गया है? नहीं नहीं, बाबा साहब का कद बहुत बड़ा है, लेकिन जिस दिशा में ये लोग देश को ले जा रहे हैं, जिस तरह पूरी तरीके से धर्म की राजनीति कर रहे हैं, जात पात की राजनीति कर रहे हैं, इससे देश बेहद कमजोर हो जाएगा। और ये घटिया स्तर की राजनीति है। आप इस तरह की राजनीति करके कुर्सी तो पा सकते हैं, लेकिन देश को हाथ से गंवा देंगे। मुझे लगता है देश को बचाने के लिए कुछ लोगों को आगे आना होगा, और अगर देश को बचाने में ये कुर्सियां बाधा बनती हैं, तो मुझे लगता है मेरे जैसे लोगों को कुर्सियां छोड़नी चाहिए। और ये जिस तरह की राजनीति धर्म की चल रही है ना, लोगों को लगता है कि हमने धर्म की राजनीति नहीं करी तो हम शायद चुनाव नहीं जीत पाएंगे, या भारतीय जनता पार्टी चूंकि काम तो कुछ करती नहीं है। इतने वायदे मोदी जी ने किए, चाहे वो 2 करोड़ रोजगार देने की बात हो, रोजगार दिए नहीं, रोजगार छीन लिए। नोटबंदी लाए, पूरी तरह विफल हो गई। वो कहते थे इसलिए लाए थे ब्लैक मार्केटिंग खत्म होगी, ब्लैक मनी खत्म होगी, और आतंकवाद खत्म होगा। लेकिन आतंकवाद भी बढ़ा, ब्लैक मनी भी बढ़ी, और ब्लैक मार्केटिंग भी बढ़ी। यहाँ तक कि 1.5 गुना ब्लैक मनी भारत में, विदेश में भारत के लोगों की बढ़ गई है। तो ये तो ऑफिशियल आंकड़े बता रहे हैं। और जिस तरह के वायदे उन्होंने किए थे अच्छे दिन के, मैं तो कहता हूं ऐसे अच्छे दिन किसी के ना है जितने बुरे दिन देश के लोगों के लेके आए हैं। ऐसे में लोगों को ये सोचना होगा, लोगों को जाके हमें बताना भी होगा कि ये धर्म की राजनीति से देश नहीं चलेगा। देश बर्बादी की तरफ पहुंचा दिया है मोदी जी ने। तो देश बचाने के लिए मुझे लगा कि मंत्री पद की कुर्सी पर रहकर शायद वो काम नहीं हो पाएगा। इसलिए मैंने जो अच्छा समझा वो मैंने निर्णय लिया, और मैं ठीक है। निश्चित तौर पे अपने निर्णय पे मुझे बेहद गर्व है। और अपने समाज की इस लड़ाई को और भारत को बचाने की लड़ाई को, क्योंकि भारत को बर्बाद कर रही है केंद्र की सरकार, और वो सारे नेता जो किसी भी पार्टी के हों, जो धर्म की राजनीति करते हैं, वो देश को बर्बादी की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। इससे देश तबाह हो जाएगा। देश को बचाने के लिए कुछ लोगों को आगे आना होगा। जैसे आपका चैनल है दी वायर, आप लोग भी झेल रहे हैं, तो आप लड़िए, हम आपके साथ हैं। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं, बाधाएं तो आएंगी, लेकिन देश को बचाने के लिए कुछ लोगों को कुर्बानी देनी पड़ेगी, और हम उस कुर्बानी को देने के लिए तैयार हैं। राजेश जी, मैं समझती हूँ कि आप अपनी पार्टी के जो मुखिया हैं उनके बारे में या पार्टी के बारे में इस वक्त नहीं बोलना चाहते हैं, मुझे अंदाजा हो रहा है आपकी बात से। लेकिन मुझे इतना तो बताइए, आपकी जो ये हिंदुत्व की, बहुसंख्यकवाद की जो एक्चुअली राजनीति है, आरफा जी, ये राजनीति जो ना भावनाओं से नहीं चलती, ये बुद्धि से चलती है, दिमाग से चलती है। चुनाव सर पे है। ऐसे चुनाव के टाइम पे मुझे लगता है कि जो दिमाग कहे उस पे चलना चाहिए। और मेरा दिमाग ये कहता है कि भारतीय जनता पार्टी को देश में आगे बढ़ने से रोकना बेहद जरूरी है, नहीं तो मैं वरना यही ये देश सवाल को मेरा खत्म कर देंगे। अगला सवाल मेरा आपसे यही था कि जो ये बहुसंख्यकवाद का जो पूरा नाग है, जो हमारे देश को, हमारे देश की संस्कृति को, सभ्यता को, संविधान को, तमाम कमजोर तबकों को जो डस रहा है, इससे आप जैसे लोग और आम आदमी पार्टी कैसे मुकाबला करेंगे? इस राजनीति का मैं क्या तोड़ होगा? मैं आपको एक उदाहरण देना चाहती हूँ। राहुल गांधी जो भारत जोड़ो यात्रा के दौरान ही उन्होंने इतना ही, समझ लीजिए, दर्पण जैसा साफ बयान उन्होंने दिया है। उन्होंने कहा है कि जो बीजेपी है वो कोई एक आम पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, वो एक तरह का, उन्होंने अंग्रेजी में कहा, वो एक इमोशन बन गई है, यानी एक तरह की भावना बन गई है। वो भावना का नाम है नफरत और डर, और हम इससे लड़ेंगे। सीधे तौर पे वो कहा जाता है कि जैसे जो बैल है उसकी सींग पकड़ के वो लड़ना चाह रहे हैं।
क्या आपकी पार्टी और आपके अंदर इस तरह की क्लैरिटी है विचारधारा की? नहीं, वो तो लड़ना तो पड़ेगा। और मैं एक बात और स्पष्ट कर दूं, जो लोग देश को बचाना चाहते हैं उनको आगे आना होगा। और ये धर्म की राजनीति और ये जो बहुसंख्यकवाद की आपने बात की, ये बहुसंख्यक कुछ ही सालों में आप देखिएगा, ये ऐसे ही मैंने कोई रिजाइन नहीं किया है, बहुत सोच विचार के किया है। ये बहुसंख्यक जिस नीति पे चल रहे हैं, जिस तरह जाति और धर्म के नाम पे उन्माद करते हैं, लोगों को डराते हैं, लोगों को मारते हैं, देश के अंदर आतंक पैदा कर रहे हैं, ये इसको रोकने के लिए इनको अल्पसंख्यक, अब जल्दी ये लोग अल्पसंख्यक बनेंगे, बहुसंख्यक नहीं रह पाएंगे ये लोग, क्योंकि ये जिस तरह जाति पूछकर, धर्म पूछकर हत्या कर रहे हैं, हमारे लोगों की मूंछ रखने पर हत्या कर रहे हैं, घोड़ी पर बारात निकालने पर हमला कर रहे हैं, मंदिर में घुसने पर, मूर्ति छूने पर हत्या कर रहे हैं, तो अब हमारा समाज तो बौद्ध बनेगा, कोई रोक नहीं पाएगा। ये मैं आपको बता रहा हूँ। एक ये समझ लीजिए, बहुजन समाज के लोग 110 करोड़ है, 135 करोड़ में से, उस 110 करोड़ में से आने वाले 5-6 साल के अंदर आप देखिएगा, आधी आबादी बौद्ध बनेगी, तो कौन अल्पमत में रहेगा, कोई कौन बहुमत में रहेगा। हालांकि मैं बहुमत और अल्पमत का फेवर करने वाला व्यक्ति नहीं हूं, हमें भारत से प्यार है और हम भारतीय बने, और जितने भी विविधता भारत के अंदर है उसके साथ हमें आगे बढ़ना होगा, सबको साथ लेके चलना होगा, लेकिन ऐसे लोगों को नकारना होगा जो जाति और धर्म के नाम पर उन्माद करते हैं। आप बड़ी बात कह रहे हैं। आप ये कह रहे हैं कि जिस तरह से अत्याचार हो रहा है उसको देखकर बड़ी तादाद में लोग हिंदू धर्म छोड़ना चाहते हैं। ये सिर्फ 10,000 वो लोग नहीं है जिन्होंने आपके साथ प्रतिज्ञा ली, बल्कि इससे ज्यादा भी लोग हो सकते हैं। नहीं, हमने 10,000 का लक्ष्य रखा था इस साल, इस वक्त तक 2 लाख लोग हो चुके हैं। और अभी आप आगे देखिएगा आने वाले वर्षों में, क्योंकि हमने एक संकल्प लिया है, हमने 14 अक्टूबर 2022 को अपने यहाँ से राजनिवास मार्ग से 26 अलीपुर रोड तक जाति उन्मूलन संकल्प यात्रा निकाली। तो मैं तो देश के लोगों से, तमाम राजनीतिक पार्टियों से कहना चाहता हूँ, या तो वो जाति खत्म करने के लिए, जाति उन्मूलन के लिए सामने आए। अगर वो जाति उन्मूलन के लिए सामने नहीं आए तो फिर वो इस बात के लिए तैयार रहे कि भारत चला है बुद्ध की ओर। भारत चला है बुद्ध की ओर, यानी जिस चीज को लेकर पूरा विवाद खड़ा किया, आप पूरे तरीके से उस पर टिके हुए हैं। आपको धमकियां तक आई, आपको पुलिस थाने में घंटों नहीं, बिठाया धमकियों गया। से मैं डरता नहीं हूँ, धमकियों से नहीं डरता। ये लोग इतने मजबूत नहीं है कि देश बचाने वालों को मार सकें। देश को तोड़ने वाले लोगों की संख्या भी बहुत कम है और समय उनको जल्दी रास्ता दिखाएगा। लेकिन यहाँ पर सवाल राजेंद्र जी ये भी आ जाता है कि जो दलित समुदाय के लोग हैं, बहुजन समुदाय के लोग हैं, पिछड़ी जातियां भी हैं, उनका भी एक तरह से एक सेंसिटाइजेशन, या मैं कहूंगी उनका हिंदूकरण करने की भी जो लगातार कोशिश हो रही है, क्या उसको आपके जैसे लोग रोक पाएंगे जो संविधान की तरफ इसीलिए लेके जाए तो लोगों को? इस्तीफा दिया है, इसीलिए इस्तीफा दिया है कि हमें घर घर तक पहुंचना है। हमने टीम तैयार की है, पूरे हम देश में घर घर तक पहुंचेंगे, लोगों को उनका अच्छा बुरे का आभास कराएंगे और लोगों को ये भी एहसास कराएंगे कौन लोग हैं वो। क्योंकि हमने एक सर्वे करा, सर्वे में हमने पाया कि पिछले सालों में जितने सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जजेज हैं, जितने सीनियर ब्यूरोक्रेट्स हैं, जितने सीनियर डॉक्टर, सीनियर इंजीनियर, सीनियर प्रोफेसर हैं, साइंटिस्ट हैं, वो सरकारी में पढ़े हैं, प्राइवेट में पढ़े हैं। हमारे सर्वे में निकल कर आया कि 98% सरकारी स्कूलों से पढ़े हैं। इसका मतलब क्वालिटी एजुकेशन सरकारी स्कूलों में थी। तो ये अचानक 40 साल से लगातार सरकारी स्कूलों को कमजोर करना, प्राइवेट स्कूल खोलना, ये क्या साजिश है? इस साजिश को जब हमने समझा तो हमें समझ आया कि ये बेसिकली ये साजिश देश में बहुजनों को मजदूर बनाने की साजिश है। ये देश के बहुजन कहीं पढ़ लिख कर जो धीरे धीरे, चूंकि गरीब से गरीब परिवार के बच्चे, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने जब इनका पढ़ने का रास्ता खोल दिया, रिजर्वेशन की वजह के माध्यम से आगे बढ़ने का रास्ता बनाया, तो गरीब से गरीब मजदूर के बच्चे, किसान के बच्चे भी डॉक्टर, इंजीनियर, जज, कलेक्टर बनने लगे, साइंटिस्ट बनने लगे, प्रोफेसर बनने लगे। तो इनको तकलीफ हो गई। इन्होंने कहा अगर इसी तरह गरीबों के बच्चे, मजदूरों के बच्चे, अगर वो इस तरह अफसर बनेंगे, पढ़ लिख के आगे बढ़ेंगे, तो उनकी फैक्ट्रियों में सस्ते मजदूर कहाँ से आएंगे? तो उन्होंने जानबूझकर सरकारी एजुकेशन सिस्टम को एक षड्यंत्र के तहत कमजोर किया और देश के जो उपक्रम है उनको एक एक करके घाटे में पहुंचाकर प्राइवेटाइज किया और देश में ठेकेदारी प्रथा लाए, ताकि गरीब मजदूर ही रहे और दोबारा से ये लोग उनको गुलाम बना सके। तो हमें ये बात समझ में आ गई है कि ये साजिश एक सोची समझी प्लानिंग के तहत रची गई है। इस कर्कस को तोड़ना होगा और इसे तोड़ने के लिए मंत्री की कुर्सी मुझे बाधा महसूस हो रही थी। तो मुझे लगता है कि हम मजबूती के साथ अपने लोगों को जोड़ेंगे और उनको बताएंगे कि ये साजिश आपके बच्चों के आने वाले भविष्य को खत्म कर रही है, अंधकार में डाल रही है।
तो इसके लिए हम लोग काम करेंगे और जल्दी बहुत उसके अच्छे बारीकी रिजल्ट से, होंगे। जी हाँ, बहुत बारीकी से आप इस बात को समझते हैं और यही बताता है आपकी लोकप्रियता की वजह क्या है कि आप ज़मीन से जुड़े हुए नेता हैं। लेकिन मुझे ये बताएँ कि जो आपका ये मकसद है, आप ये कह रहे हैं कि वो लोग जो अपने को अभी तक ये समझ रहे हैं कि बहुमत में हैं और पूरे देश के ऊपर उनका कब्ज़ा है, लेकिन बड़ी तादाद में जो पिछड़े समुदाय के लोग हैं, वो इनके पूरे, मैं कहूँगी, इनके ज़ुल्म से परेशान हैं और ऐसे में वो आप कह रहे हैं कि बौद्ध की तरफ लोग आगे बढ़ रहे हैं। क्या आपकी पार्टी का साथ आपको मिलेगा इसमें, या आप अपनी जो इंडिविजुअल कैपेसिटी है, अपनी निजी जो क्षमता है, उसमें आप इस काम को करेंगे? पार्टी तो बहुत छोटी चीज हो गई है, ये काम बहुत बड़ा है, क्योंकि देश बहुत बड़ा है। जब पूरे दुनिया से और पूरे भारत के कोने कोने से इतना बड़ा समर्थन, जन समर्थन साथ है, मुझे लगता है कि जो पार्टियां न्याय पसंद है, समतावादी हैं, जो मानवतावादी हैं, उनको इस विचार के साथ आना होगा। नहीं आएंगे तो लोग उनको अपने आप रास्ता दिखाएंगे। बहुत-बहुत शुक्रिया आपका राजेंद्र पाल गौतम जी। बहुत ही शुक्रिया। आपने, मैं कहूँगी, साफ गोई के साथ इस बात को सामने रखा। बहुत कम ऐसे लोग हैं जो इस दौर में भी इतनी हिम्मत के साथ इन बातों को कह रहे हैं जो आप कह रहे हैं, और खासकर आपने, मैं कहूँगी, इस इंटरव्यू के ज़रिए आपने एक बड़ी दिशा भी दी आरफा है जी, उन आपके लोगों को। चैनल के माध्यम से एक बात और कहना चाहता हूं। अभी पिछले दिनों एक वीडियो आपने देखा होगा जिसमें 3 तथाकथित साधु मुझे जान से मारने की धमकी दे रहे हैं, सुपारी दे रहे हैं 50 लाख की। मैं आपके चैनल के माध्यम से ऐसे सिरफिरे लोगों को एक बात कह देना चाहता हूं, एक राजेंद्र गौतम को मारोगे 1 करोड़ पैदा होंगे। तुम्हारी औकात नहीं है। भारत को बचाने के लिए बहुत वीर जवान तैयार हैं, मार के देखिए आप किस किस को मारते हैं। और दूसरी बात, सुप्रीम कोर्ट का अभी एक वर्डिक्ट आया है जिसमें सुप्रीम कोर्ट, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि जो हेट स्पीचेस देते हैं, खुलेआम धमकियां दे रहे हैं, डराने की कार्रवाई कर रहे हैं, ऐसे लोगों के खिलाफ पुलिस को मुकदमा दर्ज करना होगा। और अगर पुलिस मुकदमा दर्ज नहीं करती तो माननीय सुप्रीम कोर्ट उनके खिलाफ सुमोटो कार्रवाई करेगा और उनको कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट करेगा। लेकिन इस धमकी को दिए हुए लगभग महीना होने को है, और मैंने देश के राष्ट्रपति महोदय को, एलजी साहब को और गृह मंत्री जी को, डीसीपी को, कमिश्नर को, एसएचओ को, सब जगह मैंने अपनी कंप्लेंट भेजी है, लेकिन अभी तक मेरा मुकदमा दर्ज नहीं हुआ है। वो ये भूल रहे हैं कि मैं एक पेशे से वकील भी हूं। तो या तो वो मुकदमा दर्ज करें, वरना वो लोग जो इस पे कार्रवाई नहीं कर रहे, मैं उनको भी पार्टी बनाकर सीधा कोर्ट में केस डालूंगा और उनको मैं बताऊंगा कि देश में कानून का शासन अभी है। अभी देश में भारत के संविधान का शासन है, बाबा साहेब के बनाए संविधान का। आप लोग इस तरह चुप्पी साध के नहीं बैठ सकते, आपको कार्रवाई तो करनी होगी। और जी, ऐसे तो लोगों को जो आखिरी खुलेआम बात, धमकियां देते हैं, उनको आपको जवाब देना होगा। जी हाँ, आखिरी बात कि ये बताइए, आप कह रहे हैं कि हिंदुत्व बहुसंख्यकवाद की जो राजनीति है, इसका मुकाबला वो लोग करेंगे जो बाबा साहब को फॉलो करते हैं, जो अम्बेडकरवादी हैं। तो क्या कहें हम कि हिंदुत्व की काट अम्बेडकर हैं अभी भी, आज 2022 में? आरफा जी, लड़ाई दो चीज के बीच में है। एक तरफ समतावाद, एक तरफ विषमतावाद है। एक तरफ न्याय है, एक तरफ अन्याय है। एक तरफ इंसानियत है, एक तरफ हैवानियत है। तो इस दोनों के बीच में लड़ाई में जो मेन, अगर एक शब्द में कहूं, तो एक तरफ मनुवाद है और एक तरफ अम्बेडकरवाद है। ये विचारधारा की लड़ाई है। ये कोई तीर तलवार से, हथियार से नहीं लड़ी जा सकती। विचारधारा की लड़ाई को विचारधारा से लड़ना होगा, और हम विचारधारा से इस लड़ाई को लड़ रहे हैं। हमें पता है हम इस लड़ाई को हर हालत में जीतेंगे, निश्चित तौर पर बहुत-बहुत जीतेंगे। शुक्रिया। जी, बहुत-बहुत जीत शुक्रिया। मानवता की आपने कहा होगी। कि, जी हाँ, आपने कहा मनुवाद से अम्बेडकरवाद लड़ेगा। बहुत-बहुत शुक्रिया। बिल्कुल साफ-गोई से अपनी बात आपने रखी। उम्मीद करते हैं आपके जैसे नेता बने रहेंगे अपनी विचारधारा पर। आप, खासकर आपका थैंक जो यू। खत है आखिरी, वो साफ तौर पे इसको बताता है। बहुत-बहुत शुक्रिया आपका। पिछले सालों में लगातार मैं और द वायर आप तक तमाम वो खबरें लाते रहे जो दरबारी सरकारी मीडिया ने दबाई वो खबरें। लेकिन आज हम जिस तरह के दबावों से दो चार हो रहे हैं, जिस तरह के खतरे से गुजर रहे हैं, ऐसे में हम चाहते हैं कि आप हमारी मदद करें, आर्थिक रूप से आप हमें सहयोग दें। और ये काम बहुत मुश्किल नहीं है। आप ये काम सिर्फ अगर 89 रुपये महीना भी देते हैं तो आप वायर के मेंबर बन सकते हैं, क्योंकि आपका जो हक है वो है आज़ाद पत्रकारिता। और आज़ाद पत्रकारिता हम करते रहें, द वायर करता रहे, मैं करती रहूं, इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप सहयोग दें। आज ही आप मेंबर बनिए द वायर के।